बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसे अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, बीच बीच में जो क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ दिया हुआ है चैप्टर के, उसको हम लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ और साइंस दोनों के। आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोशन का मतलब क्या होते हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर वो जा रही हो ना, तो उसे हम कहेंगे मोशन। क्यों? क्योंकि इसने अपनी एक ख़ास पॉइंट को उन्होंने छोड़ के आगे मूव किया है। इसीलिए हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मुंतकिल होना या चेंज होना, इसे हम कहेंगे मोशन। ठीक, जैसे कि आप अगर यहाँ पे खड़ा हो एक इस पॉइंट पे और आप यहाँ से आगे जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पोजीशन को छोड़ा है। समझ गए? आपने यहाँ से मुंतकिल होके आगे चला गया है, तो इसका मतलब आप मोशन में है। अगर ये पॉइंट जो है अगर आप यहाँ पे ही हो, तो इसका मतलब आप मोशन में नहीं है। समझ गए? तो आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि आपके जो क्लासरूम के अंदर जितने भी चीज़ें रखे हुए हैं वो सब रेस्ट में है ना। इसके बाद अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, तो यकीनी बात है वो मूवमेंट में होंगे, वो मोशन में होंगे। जब तक कि वो वहाँ पे है वो रेस्ट में ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये हम क्लासरूम के ही हिसाब से बता रहे हैं कि ये चीज़ क्लासरूम के हिसाब से ये रेस्ट में है। समझ गए? लेकिन अगर हम खला में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो आपका जो अर्थ है वो यकीनन वो मूव कर रहे हैं। वो एक जगह से दूसरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके क्लासरूम के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं वो भी मूव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम क्लासरूम के हिसाब से आप इसी जो पॉइंट है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मूवमेंट। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट को छोड़ के, एक खास पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। ठीक, तो आप कह सकते हैं एन एक्ट ऑफ मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जो प्लेस है वहाँ पे वो मोशन में है, यानी मूव कर रहे हैं या वहाँ पहुँच चुके हैं, तो इसे हम मोशन तो कहेंगे। लेकिन ये जो पहला जो पॉइंट है वहाँ से दूसरे पॉइंट तक का जो रास्ता है, जो उन्होंने फासला जो तय किया है, उसे आप नाम देंगे डिस्टेंस। समझ गए? जो कि स्ट्रेट भी हो सकते हैं, सीधा भी हो सकते हैं, और इस तरह कर्व भी हो सकते हैं। जैसे कि आप जो घर है वहाँ से आप स्कूल जाते हो तो यकीनन कर्व का यूज़ करके जाएंगे। तो ये होते हैं आपके पास, कर्व भी हो तो भी वो डिस्टेंस ही कहेंगे। ठीक, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो रास्ता कोई भी बॉडी जब वो कवर करते हैं तो उसे कहा जाएगा डिस्टेंस। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ना, वो कितने टाइम में आपने कवर किया है। यकीनन आप जो टाइम है वो तो आप जानते ही है। टाइम के लिए हम सेकेंड, आवर्स से शो करते हैं, मिनट से शो करते हैं ना। तो कितना टाइम लगा है, यकीनन वो आपके जो चलने का जो दौरानिया है ना, वो आपके चलने पर ही इन्हिसार करते हैं, है कि नहीं। अगर आप यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप जल्दी जल्दी तेज़ी के साथ अगर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको कम टाइम लगेंगे। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ना आप अगर बहुत ही स्लो जाएंगे तो यकीनी बात है ज़्यादा टाइम लगेंगे, है कि नहीं। तो ये जो है इसे कहा जाता है स्पीड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। स्पीड का मतलब क्या होते हैं कि अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जो प्लेस है, दूसरे जो पॉइंट है, वहाँ तक कितना फास्ट जा रहे हैं या कितना स्लो जा रहे हैं, इसे कहा जाता है स्पीड। तो इसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइम के लिए आप जानते ही हैं सेकेंड, आवर, मिनट के हम यूज़ करते हैं ना। डिस्टेंस के लिए भी आप जानते ही है कि एक जगह पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए आप यकीनन
सेकंड, किलोमीटर, मीटर, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं मैथ में अच्छी तरह। तो ये मीटर किलोमीटर से ही हम शो करते हैं। तो स्पीड को अगर आपने डिफाइन करनी हो तो हम जानते ही है कि जो डिस्टेंस है, जो एक जगह से दूसरी जगह का जो फासला है, वो आपने कितने टाइम में मुकम्मल किया है, इसे कहा जाएगा स्पीड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितना फास्ट या कितना स्लो कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह कवर कर रहे हैं, उसे हम स्पीड ही कहेंगे। तो स्पीड के लिए जो जर्नल हम यूनिट, जो इंटरनेशनल एसआई कहा जाता है, इसे इंटरनेशनल जो यूनिट है मेजर करने के, वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है कि नहीं। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, तो उसे कहा जाता है स्पीड। तो उसके लिए हम जानते ही है कि डिस्टेंस के लिए आप यकीनन किलोमीटर से या मीटर से शो करते हैं। अगर कम डिस्टेंस हो तो आप मीटर से शो करेंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस हो आप किलोमीटर से शो करेंगे। और अगर टाइम को अगर आप देखेंगे तो मीटर के लिए हम सेकेंड यूज़ करते हैं और किलोमीटर के लिए आवर का यूज़ करते हैं। तो जो इंटरनेशनल जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, समझ गए। तो आप अगर आपने स्पीड निकालनी हो कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो फासला है, वो आपने कितना स्पीड आपने यूज़ किया है, कितना तेज़ी के साथ या कितना स्लो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है उसको आप डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस इसका मतलब मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यही है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, टाइम कर देंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपका जो स्पीड है वो कितना है। तो अगर कम हो तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आएंगे, अगर ज़्यादा हो किलोमीटर से तो आपने किलोमीटर पर आवर में ही आपने शो करना है। अब मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, अगर आप एक मीटर को जो है ना 1 सेकेंड में तय करें तो ये जो स्पीड है इसे कहा जाएगा मीटर पर सेकेंड, समझ गए। 1 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर का जो फासला है वो आपने 1 सेकेंड में तय किया है, ये चीज़ आपने याद रखना है। और इसी तरह 1 किलोमीटर का जो फासला है वो आप 1 किलोमीटर का जो फासला है अगर वो आप 1 घंटे में कवर करें तो उसे कहा जाएगा 1 किलोमीटर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, समझ गए। तो ये होते हैं आपके पास एसआई यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर आप किसी एक जगह से दूसरे जगह अगर आप जा रहे हो ना, जैसे कि आप अपने गाँव से कोई कहीं शहर में जा रहे हो, तो यकीनी बात है आप कहीं पे स्पीड कम होगी आपकी, और कहीं पे आप ज़्यादा स्पीड के साथ जाएंगे और कहीं पे कम स्पीड के साथ, है ना। तो ये जो स्पीड है उसके लिए हम अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ से स्पीड, कितना स्पीड के साथ आप यहाँ से जा चुके हैं, तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। वो एवरेज स्पीड जो है वो अगर आप निकालना चाहते हो, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपके गाँव से एक जगह तक का जो सफ़र है वो आपने तेज़ी के साथ या स्लो आपने कवर किया होगा, और वहाँ से आगे आप बहुत ज़्यादा अगर आप जहाज़ पे जाएंगे तो बहुत जो डिस्टेंस है वो जल्दी आप तय करेंगे, है ना। तो आपने अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी हो तो भी क्या होंगे, टोटल जो डिस्टेंस है उसको आपने टोटल टाइम डिस्टेंस, समझ गए। तो डिस्टेंस को आपने टोटल टाइम से ही डिवाइड कर देनी है, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास फार्मूला, इसको आपने याद रखनी है। स्पीड के लिए डिस्टेंस आवर टाइम करेंगे, और इसी तरह आपने टाइम और स्पीड दिया हुआ हो तो इसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस आपको मिल जाएंगे, समझ गए। तो बाकी ये एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो हमने मोशन को सीखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर एक जगह से अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ के दूसरे पोजीशन की तरफ जाए तो उसे मोशन कहा जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो अगर ये जो कोई भी चीज़ अगर एक पॉइंट पे हो, एक जगह पे मौजूद हो, तो ये ऐसे ही कभी भी आगे पीछे वो नहीं जाएंगे जब तक कि आप या कोई भी चीज़ उससे आगे की तरफ या धकेलेंगे नहीं या पुल या पुश नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं पर ही रहेंगे, समझ गए। यही है ना। तो ये जो पेन है ये उस वक़्त तक यहीं पे रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो। तो ये जो है इसे कहा जाएगा फोर्स, जो आप अप्लाई करते हैं इसको आगे की तरफ धकेलने के लिए, आप इसे खींचने के लिए, या इसका जो डायरेक्शन है
वो चेंज करने के लिए, जैसे कि ये पेन यहाँ से आ रही हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रोकने के लिए यकीनन ये एक और जो फोर्स है वो अप्लाई करूँगा। तो इस तरह से उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, उसको अगर रोकना हो तो रोकने के लिए, या उसको पुश पुल करने के लिए जो हम चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाएगा फोर्स। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी। पहले जो क्लास 3-4 में हमने सीखा था पुश पुल को कहा जाता है, तो इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि उसका जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज करनी हो, उसको अगर आपने रोकना हो, जैसे कि गाड़ी चल रही हो तो यकीनन आप ब्रेक यूज़ करते हो, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो गाड़ी रुकेंगे ना। तो अगर आपने किसी चीज़ को रेस्ट करनी हो या पुश करेंगे तो फिर जो अमल आप करते हैं इसे कहा जाएगा फोर्स। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब कितना फोर्स चाहिए, कितना ज़्यादा या कितना कम, या फोर्स की जो मकदार है, फोर्स जो है उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है आपके पास न्यूटन। तो न्यूटन आप जानते ही है, एक बहुत बड़ा साइंसदान आइजैक न्यूटन। तो इसके ही नाम से उन्होंने, उसी ने ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया था ना, उसके बारे में मालूमात हमें दी है। तो इसीलिए इसका जो एसआई यूनिट है वो आप शो करेंगे न्यूटन। जैसे कि किलोमीटर डिस्टेंस के लिए और टाइम के लिए हमने सेकेंड कहा था ना, आवर्स कहा था ना, इसी तरह फोर्स को अगर आपने मेजर करनी हो तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे न्यूटन। समझ गए? तो ये जो न्यूटन है वो कितना होंगे, 1 न्यूटन किसके इक्वल होते हैं? तो आपने यहाँ पे समझना है कि जो 1 न्यूटन जो है ना उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये होते हैं कि अगर आपने एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अगर आप 1 मीटर समझ लें, ठीक, तो अगर आपने यहाँ से यहाँ तक किसी भी चीज़ को लेकर जानी हो ना, 1 मीटर तक अगर आपने लेकर जानी हो और वो 1 सेकेंड में आपने लेकर जानी हो, ये भी आपने याद रखना है। 1 मीटर तक जो है 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड में ही आपने लेकर जानी हो तो उसके लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। समझ गए? जैसे कि 1 किलो का फुटबॉल तो होते नहीं है, फिर भी फ़र्ज कर लेते हैं 1 केजी का एक फुटबॉल है जो कि आपने यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर तक आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर जानी है। तो उसके लिए आपने क्या करनी है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देना है उस फुटबॉल के ऊपर, तब जाके ये क्या होंगे, 1 मीटर दूर जाके यहाँ पे रुकेंगे। समझ गए? तो ये होते हैं 1 न्यूटन। तो इसको आपने याद रखना है। इसके बाद इसके 2 टाइप्स है, कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो इन दोनों को भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो अगर कोई भी जो चीज़ है ना, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो यकीनी बात है अगर कोई दूसरा कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ टकराए, मैं डायरेक्ट अगर समझाना चाहूँ तो अगर वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे और उससे निकलने के फोर्स निकलने के बाद वो मूव करें तो उस तरह के जो फोर्स है उसे कहा जाएगा कंटेक्ट फोर्स। समझ गए? जैसे कि अगर आपने इस पेन को यहाँ से मूव करनी हो उधर, तो आपने क्या करना है, कंटेक्ट कर देनी है इसको, हाथ को जो है ना इस पेन के साथ। फिर ये जब आ गया आपने फोर्स अप्लाई करना है, तो आपने जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया है, इस तरह की जो फोर्स है इसे कहा जाएगा कंटेक्ट फोर्स। समझ गए? और इसी तरह अगर हम इस पेन को यहाँ पे छोड़ देंगे तो फिर क्या होंगे, यकीनी बात है वो नीचे की तरफ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्या हमने इसको धकेला था या कंटेक्ट किया था? नहीं किया था, ये यहाँ पे मौजूद था, ये खुद ब खुद नीचे जा रहे हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंटेक्ट नहीं किया है। क्यों? ये ग्रेविटी, ज़मीन की जो ग्रेविटी है ये इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो अपनी तरफ खींच के ना ये नीचे जा रहे हैं। तो कोई भी 2 चीज़ अगर कंटेक्ट हो के फिर फोर्स का अमल हो तो उसे कंटेक्ट फोर्स कहा जाता है, और कोई भी चीज़ जिसके बीच में अगर कोई कंटेक्ट नहीं हो रहा हो तो उसे नॉन कंटेक्ट फोर्स कहा जाएगा। समझ गए? तो हमने सीखा कि कंटेक्ट का जो है वो मसल्स के थ्रू, आप जो आपने बॉडी के मसल्स यूज़ करके फिर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर यकीनन फोर्स होंगे, फिर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर पाएंगे या मोशन में होंगे, तो ये होते हैं। और दूसरा फ्रिक्शन की वजह से भी होते हैं, ये आपने याद रखना है, फ्रिक्शन और दूसरा मसल्स, ये 2 तरह के होते हैं। तो ये
जो मसल्स हमने सीखा कि आप मसल्स यूज करते हैं, और फ्रिक्शन क्या होते हैं। तो अगर आप चल रहे हो तो जमीन की जो है वो फ्रिक्शन, आपके पाँव के जो फ्रिक्शन, इन दोनों की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे यकीनन। तो ये होते हैं फ्रिक्शन। तो इस तरह की जो है कंटेक्ट है जमीन और आपके पाँव के जो कंटेक्ट की वजह से आप मूव कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे, कंटेक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक, इसके बाद नॉन कंटेक्ट में अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो अभी जो हमने ग्रेविटी का जो सीखा वो, और इसी तरह अगर हम दो मैग्नेटिस लेंगे ना, तो अगर आप इसको फोर्स अप्लाई नहीं भी करेंगे तो ये क्या होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक तो हम फर्ज करें ये एक मैग्नेटिस है और यहाँ एक और मैग्नेटिस रखा हुआ है, उसको हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए फोर्स अप्लाई किया, लेकिन यहाँ से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो खींचने के लिए जो फोर्स उन्होंने अप्लाई किया है एक दूसरे के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कंटेक्ट कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान टकराने के बाद फोर्स पैदा नहीं हुआ या फोर्स नहीं होंगे, तो ये होंगे नॉन कंटेक्ट फोर्स। समझ गए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव नेगेटिव जो यकीनन आप जानते ही होंगे, तो जो चार्जेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, कंटेक्ट के बगैर ही, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा भी था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का जो है उसमें बीच में पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है ना, लेकिन वो अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसे नॉन कंटेक्ट कहेंगे। समझ गए। तो कोई भी चीज़ जो एक दूसरे से नहीं जुड़ा हुआ हो फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहे हो, तो या जुड़ नहीं जाए, टकराएंगे नहीं, फिर भी उसके दोनों के बीच फोर्स अप्लाई हो रहे हो, तो उसे नॉन कंटेक्ट कहेंगे। और कोई भी दो चीज़ों के दरमियान जो फोर्स अगर कंटेक्ट होने के बाद तो अप्लाई हो रहे हो फोर्स जो है, इस तरह के जो फोर्स है उसे कंटेक्ट फोर्स कहेंगे। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक्टिविटी हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद है फोर्सेस एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। समझ गए। तो अगर आप किसी बाल को जो है ना, अगर आप दीवार के ऊपर अगर आप इस तरह मारेंगे, तो यकीनी बात है आप जो फोर्स यहाँ पे बाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वही जो फोर्स है ना, वो क्या करेंगे, ये दीवार उस बाल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। समझ गए। आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये आगे जाएंगे, और ये जो दीवार है वो इस बाल के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये दोबारा वापस आएंगे। तो जो न्यूटन का जो 3 लॉस है उसमें थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि हर एक्शन का, जो कि आपने एक्शन किया है ना, यहाँ से कुछ अमल किया है, तो उसका रिएक्शन होते हैं, मतलब उसका जो फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई करके दोबारा रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आपने याद रखना है, आपने यहाँ से तो एक्शन तो किया, लेकिन इसने क्या किया है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन किया है। पहले आपने एक्शन किया था, इसने क्या किया है, यहाँ से बाल जाने के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब अपोजिट होंगे। तो हर एक्शन के बाद जो रिएक्शन होंगे वो अपोजिट भी होंगे, ये आपने याद रखना है। समझ गए। तो ये न्यूटन के जो थर्ड लॉ है वो यही कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। और इसके साथ हमने सीखा यहाँ से जो होंगे वो होंगे जो फोर्स है वो अप्लाई दोनों का बराबर होंगे। ठीक, इसी तरह अगर आप देखेंगे तो जब आप चल रहे हो तो आप क्या करते हैं, आप पुश कर देते हैं ग्राउंड को, पीछे की तरफ धकेलते हैं, है ना, फिर ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश कर देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर आप आगे जा सकते हैं। यही है ना। तो आप इन कुछ एग्जांपल जो दिया हुआ है आपके बुक में, जैसे कि बालून दिया हुआ है, गुब्बारा जो, तो वो क्या करते हैं, एयर जो है वो क्या करते हैं, एक्शन और फिर रिएक्शन होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। और इसी तरह रॉकेट जो है उसके ऊपर भी क्या करते हैं, गैस जो है वो फोर्स एक्शन कर देते हैं गैसेस की वजह से, और इसके बाद जो है रॉकेट के ऊपर रिएक्शन होते हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो जाते हैं। अब आते हैं बुक में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है इनको भी समझते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड उन्होंने दिया हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, तो आप कहेंगे चीता की, जो कि 70 मीटर पर आवर है। समझ गए। तो ये आपने याद रखनी है। और सोलो किसकी है, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 0.00758 मीटर पर सेकेंड, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम योर होम इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद से टू योर विलेज की तरफ अगर आपने जर्नी करनी हो, सफ़र करनी हो, यू स्टॉप एट रेस्ट एरिया ऑन मोटर वे आफ्टर कवरिंग 180 किलोमीटर। तो यकीनी बात है 180 किलोमीटर के बाद आप रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। आफ्टर ए वाइल यू कंप्लीट योर रिमेनिंग जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर। बाकी 120 किलोमीटर है वो आप यकीनन शुरू करेंगे। इट टुक 3 आवर्स टू रीच योर विलेज। तो 3 घंटे लेंगे। तो आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है। फाइंड योर एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड आपने निकालनी हो तो हमने सीखा था कि टोटल डिस्टेंस कर देना है, ना कि डायरेक्ट आप अलग अलग करके भी जमा भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक। तो 180 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्लस करके फिर आपने डिवाइड कर देनी है, समझ गए, टाइम के साथ। तो उन्होंने जो टाइम लिया था वो 3 आवर्स। तो आप इसको सोल्व करके 100 किलोमीटर आप देख सकते हैं आंसर आएंगे एवरेज स्पीड, समझ गए। किलोमीटर पर आवर यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर ही होंगे। इसके बाद है स्पीडोमीटर ऑफ द कार मेजर्स इट्स स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये गाड़ियों में आपको यकीनन नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे जो आला हम यूज़ करते हैं ना, वो स्पीड को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी का जो स्पीड है वो कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये चीज़, ठीक। इसके बाद है साइकिलिस्ट मूव्स 20 किलोमीटर इन ईस्ट फॉर 1 आवर्स एंड 10 किलोमीटर इन नॉर्थ फॉर 30 मिनट्स टू रीच फिनिश लाइन। फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो आप जानते ही है कि ये तो उन्होंने किलोमीटर 20 किलोमीटर उन्होंने दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 आएंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना है ये आपने समझना है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 आवर में और यहाँ पे 30 मिनट्स दिया हुआ है। तो यहाँ 1 आवर और ये 30 मिनट सेम नहीं है ना, मेजर करने के लिए 1 आवर में होना चाहिए या दोनों मिनट में होना चाहिए। तो 1 आवर प्लस यहाँ पे 30 मिनट्स आप नहीं करेंगे, बल्कि प्लस करने के लिए आपने क्या करना है, आधा है तो 1 आवर 2 या 0.5, तो 1.5 से आपने डिवाइड कर देनी है 20-30 को, समझ गए। तो 30 डिवाइड बाई 1.5, तो इसको करते हैं 30 डिवाइड बाई 1.5, 15 आवर 10। तो ये 10 ऊपर जाएंगे, 15 कैंसिल, तो 300 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 20 होंगे, समझ गए। तो 20 किलोमीटर पर आवर आएंगे आंसर। इसके बाद है डू यू नो लुक एट दिस ग्राफ ऑफ ए क्रिकेट मैच। दिस ग्राफ इज बिटवीन रन्स एंड आवर ऑफ टीम डॉट्स ऑन द ग्राफ शोज फॉल ऑफ विकेट। तो ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का ऊपर वाला जो लाइन है वो है जो कि ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं। इंडिया वाले जो रन्स उन्होंने बनाए हैं वो उन्होंने नीचे दिया हुआ है, डॉट विकेट जब गिरे हैं वो उन्होंने दिखाया हुआ है। कैन यू टेल विच टीम वॉन द मैच। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला मैच जीता है। तो यकीनी बात है रन जिसका ज़्यादा होंगे वही जीतेंगे ना। तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का जो रन है वो ज़्यादा है और इंडिया का कम, तो पाकिस्तान ही जीते हैं। ऑन 40th वो कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रन्स है ना वो 300 250। तो ये क्या है 250 51 52 करके यहाँ तक पहुँचते जो है 300 हो चुके हैं। तो ये कम है और ये ज़्यादा रन है, तो इसका मतलब पाकिस्तान जीत चुके हैं, ठीक। ऑन 14th आवर विच पाकिस्तान विकेट नंबर फेल। तो 40वें जो ओवर है वो कहाँ पे है, ओवर यहाँ पे दिया हुआ है 40। तो इस यहाँ पे विकेट गिरी है वो है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6ठा विकेट पाकिस्तान का गिर चुका है 40वें ओवर में। डिड इंडिया प्ले ऑल 50 ओवर। क्या इंडिया ने 50 ओवर पूरे खेले हैं। तो आप देख सकते हैं 50 ओवर यहाँ तक होना चाहिए था ना, ये जो लाइन है वो यहाँ तक इसके साथ जुड़े हुए होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्होंने नहीं खेला। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं विकेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विकेट सारे गिर चुके हैं। तो इसका मतलब वो यकीनन पूरा 50 ओवर नहीं खेले होंगे, शायद लास्ट बाल भी हो सकते हैं। तो ये भी आपने समझना है। इन विच ओवर पाकिस्तान कंप्लीटेड 250 रन। तो किस ओवर में 250 रन मुकम्मल कर चुके हैं। तो 250 रन, तो ये है ना 250। तो अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये, तो इसको अगर आप स्ट्रेटली नीचे आएंगे तो 40 41 42 तकरीबन 42 ओवर है। तो 42 ओवर में पाकिस्तान ने 250 रन जो है ना वो मुकम्मल किया है 42वें ओवर में, 42 ओवर में। अगला है आपके पास
इसके बाद है एक्टिविटी 8.1 सेपरेट कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट फोर्स। तो आपने कंटेक्ट वाले फोर्स को और नॉन कंटेक्ट वाले जो फोर्स है उसको अलग कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये फ्रिक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने दिया भी हुआ है। तो हमने फ्रिक्शन में सीखा कि ये क्या है, कंटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन उस वक्त जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन की जो हालत है अगर उसमें हो तो फिर वो क्या होंगे, कंटेक्ट में होंगे ना। तो ये कंटेक्ट होंगे। ये जो एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो यकीनी बात है ये किसी के कांटेक्ट में नहीं था ऊपर, फिर वो नीचे आने का क्यों आए हैं, क्योंकि वो फोर्स अप्लाई हुए हैं ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये क्या होंगे, कांटेक्ट नहीं होंगे, ठीक, नॉन कांटेक्ट होंगे। नॉर्मल फोर्स तो ये यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ये एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, कांटेक्ट होंगे, समझ गए। और इसी तरह ये भी इसके साथ एक्ट कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कांटेक्ट होंगे। और ये जो ड्रैग फोर्स है वो आप देख सकते हैं कि हवा जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और ये जो प्लेन है वो और दूसरे के साथ, तो ये क्या होंगे, कांटेक्ट होंगे। इलेक्ट्रिक जो फोर्स है जो हमने सीखा था कि जो एटम्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन करके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने इंट्रो में सीखा। तो ये क्या है, आपके पास नॉन कांटेक्ट है, समझ गए। तो ये एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के। स्प्रिंग अगर ऐसे ही हालत में हो तो यकीनी बात है ये कांटेक्ट में नहीं होंगे। अगर आप इसको कांटेक्ट करेंगे, अगर आप इसको दबाएंगे तो यकीनन फोर्स अप्लाई करना ही होगा, है ना। तो अगर ऐसे ही हो तो इसका मतलब ये फोर्स नॉन कांटेक्ट में आएंगे। और इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपने समझा होगा, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि कोई भी दूसरी चीज़ वो क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट के बावजूद भी वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, फोर्स इस उन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो ये भी क्या होंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आएंगे, ठीक। अगला है इसके बाद यहाँ पे कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन दिया हुआ है। तो एक्शन और रिएक्शन के लिए आप कुछ एग्जांपल क्या आप दे सकते हैं। तो यकीनी बात है जब आप बॉल को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन होंगे, ये है ना। और इसी तरह जो गन है उसके ऊपर जो बुलेट है वो यकीनन एक्शन और रिएक्शन की वजह से आगे जाते हैं। बुलेट जो है वो गन को एक्शन और गन जो है बुलेट को रिएक्शन करके आगे की तरफ वो धकेल देते हैं, ठीक। और इसी तरह अगर आप क्लासरूम के अंदर जो भी चीज़ आपने रखा हुआ है ना उसको अगर आप आगे की तरफ धकेलेंगे तो वो जो चीज़ है वो आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे, यानी एक्शन और रिएक्शन का अमल वहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। और इसी तरह जो स्विमिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो आप पानी को एक्शन करते हो और पानी आपको रिएक्शन देते हैं, फिर आप आगे की तरफ जा सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आपने 4 लिखना है, आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे एमसीक्यूज और बाकी एक्सरसाइज के, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।